नमस्कार विद्यार्थियों, पहला जो इस सामाजिक का जो हमने पाठ पढ़ा था, उस पाठ के अंदर हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से भारत के अंदर राजनीतिक उथल पुथल का समय था। 1900 से लेकर बता रहा हूँ मैं, 1779 की जो क्रांति थी, वो उस क्रांति के बाद में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज आने के बाद उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। 1857 की प्रथम क्रांति हुई, वह असफल हो गई। उसके बाद में क्रांतिकारियों ने अपनी इस प्रयास को नहीं छोड़ा और चलते चलते 1900 तक ये पहुँचा था। और 1915 के अंदर जब महात्मा गांधी वापस साउथ अफ्रीका से यहाँ लौट कर आए, तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने रंगभेदी सरकार, जो नस्लभेदी जो सरकार थी, तो रंगभेद आंदोलन किया। फिर भारत में भी उन्होंने इस आंदोलन को सत्याग्रह कहते थे। तो 3 सत्याग्रह आते उन्होंने शुरुआत में किए, 1915 में, 16 में, 17 में। और 1919 के अंदर इन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। रॉलेट एक्ट के बाद में घटना घटित हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में एक समिति गठन की गई थी, हंटर समिति। उसने भी अपनी स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दी। इन सबसे दुखी होकर महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, जो ब्रिटिश सरकार के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं करना था। इस असहयोग आंदोलन के माध्यम से जो भारतीय जनता थी, इनको ऐसा लगता था कि अब स्वराज प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस आंदोलन को भी महात्मा गांधी ने वापस लेने का फैसला ले लिया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर जिले के अंदर एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। इस शांतिपूर्ण जुलूस के ऊपर पुलिस के द्वारा जो गोलियां चला दी गई थी, और इस गोलीकांड के कारण ये जो प्रदर्शनकारी थे और ज़्यादा उग्र हो गए और उस पुलिस स्टेशन को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। और आग लगाने के कारण, ये घटना 5 फरवरी 1922 की घटना है, आग लगा दी थी। और आग लगाने के कारण इसमें एक 22 पुलिसकर्मी है, वह जिंदा जलकर मर जाते हैं। इस प्रकार आंदोलन के हिंसात्मक हो जाने के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। और उसके बाद में जैसे ही ये आंदोलन वापस लिया, तो उनको, महात्मा गांधी को क्या लग रहा था कि आंदोलन क्यों लिया? उनको लगता था कि जो सत्याग्रही है, सत्याग्रहियों को क्या करने की आवश्यकता है? प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है, एक ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। उनको प्रशिक्षित करके इस आंदोलन को सही रूप से चलाया जा सकता है। प्रशिक्षण करके, ट्रेनिंग देकर आंदोलन को अच्छी तरीके से गतिशील बनाया जा सकता है। इसी बीच यहाँ पर 1919 का एक एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ, इंग्लिश में नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट के अनुसार चुनाव होने थे, कौन से प्रांतीय परिषद के चुनाव होने थे, जिसका बहिष्कार किया था असहयोग आंदोलन में। इसके अंदर सिर्फ एक गैर ब्राह्मण जाति थी, उन्होंने ही इनका जो है समर्थन किया था, उन्होंने हिस्सा लिया था। बाकी अधिकांश लोगों ने जो है इसका समर्थन नहीं किया था। इसके अलावा एक बात और थी, वो ये कि सरकार का ये जो तंत्र है, ये वास्तविक जो ये संस्था है, ये लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। इस बात को भी बताना था। ये जो संस्था है वह लोकतांत्रिक संस्था, लोकतांत्रिक यानी जनता के शासन नहीं है, जनता की शासिका नहीं है। अब इसी प्रकार इस आंदोलन के अंदर 2 प्रकार के व्यक्ति थे, एक तो उग्र दल के थे और एक नरम दल के, एक गरम दल के। तो इसके अंदर ही, कांग्रेस के अंदर ही 2 पार्टियां बन गई थी, 2 गुट बन गए थे, 2 दल। तो इसी को तोड़ के CR दास और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम आता है मोतीलाल नेहरू। CR दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास। इन्होंने इसी के अंदर एक नई पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी का गठन किया। कौन सी पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी का। मैं यही क्यों लिख रहा हूँ, ये आपको लिख के, इनके नाम लिख के मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया।
स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अब इस प्रकार ये आंतरिक बहसों का मुद्दा चलता था। इस माहौल में ऐसे दो तत्व बन गए थे जिन्होंने भारतीय राजनीति की रूपरेखा को एक बार फिर बदल दिया। पहला जो कारक था वह थी पूरे विश्व में इस समय आर्थिक महामंदी का दौर आया। जहां शब्द आर्थिक महामंदी आती है वहाँ सारी चीज़ें रुक जाती है। आर्थिक महामंदी, कोई भी काम नहीं है, पैसों की कमी, एक जगह नहीं, किसी एक स्थान पर नहीं, पूरे विश्व में आई थी ये। तो इसके कारण सारा विकास रुक गया था। कृषि उत्पादक जो थे, खेती के जो उपज हमें पैदा होती थी, इसकी कीमत गिर गई थी। और इसके बाद में तो 1926 से 1930 के बीच में तो बहुत भयंकर ये थी। किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भारी हो गया था। और इसी तरीके से ग्रामीण जो लोग थे वह रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाने लगे थे। इसी समय ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार की जो टोरी सरकार ने एक कमीशन बनाया, उसका नाम आता है साइमन कमीशन या आयोग। देखो बहुत ही सिंपल है। साइमन आयोग के ऊपर टिप्पणी लिखो, संक्षिप्त में पूछा जाता है। इतना इजी है कि हम इसको यहीं पर ही आपके साथ में पढ़ लेंगे। से साइमन याद रखो, से शब्द आएगा। ब्रिटिश की टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों का एक आयोग बनाया। इस आयोग में एक भी भारतीय संविधान की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, ये बात इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की रूपरेखा या कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने 7 सदस्यों का एक आयोग बनाया। इस आयोग के अंदर एक भी सदस्य क्या नहीं था? भारतीय सदस्य नहीं था। ये कब की बात है? ये बात है 1927 की। 1927 के अंदर सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों का ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग बनाया। इस आयोग का प्रमुख कार्य भारतीय संविधान की कार्यशैली का अध्ययन कर उसके बारे में रिपोर्ट देना था। लेकिन इस आयोग के अंदर एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। नतीजन परिणाम स्वरूप 1 साल बाद 1928 में जब ये आयोग भारत पहुंचा, तो जगह जगह इस आयोग का क्या किया गया? विरोध किया गया। किस ने किया? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इन सब पार्टियों ने मिलकर हड़तालें, प्रदर्शन की, साइमन गो बैक के नारे लगाए। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज किया गया था। उस लाठीचार्ज पर लाला लाजपत राय के सिर और सीने पर चोट लगी, जिसके कारण कुछ समय पश्चात हमें एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी को खोना पड़ा, उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार जब क्रांतिकारी के बीच में और ब्रिटिश सरकार के बीच में बहुत बड़ा जो ये विद्रोह फैल गया था, इस विद्रोह को रोकने के लिए लॉर्ड वायसराय, लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में इस आंतरिक गतिविधि को रोकने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने डेमिनियन स्टेटस की घोषणा कर दी। और कोई समय नहीं बताया, कोई तारीख नहीं बताई कि ये कब सम्मेलन किया जाएगा। गोलमेज सम्मेलन कब किया जाएगा? मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तराज नेता आक्रामक तेवर में थे। और इसी के परिणाम स्वरूप दिसंबर 1929 में
अक्टूबर के बाद में नवंबर, नवंबर के बाद में आता है दिसंबर 1929, याद रखना इस लाइन को। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के अंदर ही एक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन में कौन सी मांग? पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। साथ में ही एक दिनांक याद रखना, 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि दिसंबर के बाद में जनवरी आएगी। 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उसी दिन से हम इस पूर्ण स्वराज के लिए शपथ लेंगे। यानी इसकी शपथ ली गई कि हम 26 जनवरी 1930 के दिन पूरे भारत को किस रूप में मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी के परिणाम स्वरूप ये जो डेट है, ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? हम 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। जबकि 1930 के अंदर ही कांग्रेस के अंदर लाहौर अधिवेशन हुआ था। उस लाहौर अधिवेशन के अंदर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया था और 26 जनवरी 1930 को ही किसकी घोषणा कर दी गई थी? स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी गई थी। अब इस तरीके से आगे बढ़ता गया समय, और समय व्यतीत होते होते महात्मा गांधी ने एक और आंदोलन किया। उस आंदोलन का नाम आता है नमक कर या दांडी यात्रा। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। क्या थी दांडी यात्रा और नमक कर? देखो, अंग्रेजों ने भारतीयों पर कितना बुरी तरीके से शोषण किया था कि एक जो नमक है, इस नमक के उत्पादन के ऊपर भी अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया कि भाई आपको अगर नमक का उत्पादन करना है तो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और महात्मा गांधी का मानना था कि नमक एक भोजन का बुनियादी हिस्सा है और अमीर और गरीब दोनों ही क्या करते हैं? इसका सेवन करते हैं। नमक यात्रा महात्मा गांधी की, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। कोई भी आंदोलन महात्मा गांधी का ले हो, उस आंदोलन के नाम में ही पूरा सार छिपा रहता है कि किस में दिया गया है। नमक यात्रा, नमक के लिए की गई यात्रा। सविनय, विनय के साथ, नम्रता के साथ। अवज्ञा, आज्ञा नहीं मानने वाला आंदोलन। किसकी आज्ञा? उस ज़माने में ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश की आज्ञा नहीं मानने का आंदोलन। क्या कहानी घटित होती है? महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि पूरे देश को एक शक्तिशाली संगठन के रूप में अगर जोड़ना है तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने जो टैक्स लगाया था, नमक कर लगाया था, इस नमक कर के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। और वास्तविकता है, क्योंकि नमक भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है और अमीर और गरीब दोनों ही इसको खाते हैं, तो दोनों के ऊपर असर पड़ेगा। अतः उन्होंने 31 दिसंबर 31 दिसंबर 19 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को तो स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया था। 31 जनवरी 1930 को वायसराय थे, वायसराय कौन? लॉर्ड इरविन। महात्मा गांधी के समय ये चलेंगे। इरविन को एक लिखा लेटर, चेतावनी पत्र, अल्टीमेटम लेटर,
और इसके अंदर अपनी 11 मांगे लिखी थी, जिसमें एक नमक कर को हटाने की मांगे भी प्रमुख थी कि अगर आप इन मांगों को नहीं मानते हैं तो हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। नतीजन ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना, तो 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियरों को मतलब सदस्यों को, स्वयंसेवकों को साथ में लेकर महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त स्वयंसेवकों को साथ में लेकर महात्मा गांधी आश्रम में रहते थे, साबरमती आश्रम से गुजरात के एक कस्बा है दांडी नामक एक कस्बा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 240 किलोमीटर, प्रतिदिन 10 किलोमीटर चलते, भाग दिया। यानी कि एक दिन में ये कितने दिन में वहाँ पहुँचे थे? 24 दिनों की इन्होंने क्या की थी? पैदल यात्रा की थी। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी नामक स्थान पर महात्मा गांधी अपने 78 विश्वस्त स्वयंसेवकों को साथ में लेकर पहुँचे। 24 दिन तक यहाँ पहुँचे। रात्रि में ये जहाँ रुकते वहाँ पर महात्मा गांधी स्वराज का लोग इकट्ठा होते, स्वराज के बारे में लोगों को बताते, और यहाँ पर ये पहुँचे। इन्होंने 24 दिन तक यात्रा करने के बाद में जब दांडी नामक स्थान पहुँचे तो यहाँ पर समुद्र के जल से नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इस तरीके से ये महात्मा गांधी की नमक यात्रा के ऊपर 99% पूछा जाता है, संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जाती है। या तो आपसे पूछा जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, या महात्मा गांधी की दांडी यात्रा या नमक यात्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, या पूछा जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। तो ये 3 टॉपिक आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने क्लियर करवा दिए हैं। अब इससे रिलेटिव आप खुद ही इसमें बना लो, 3 और प्रश्न है, खुद ही लिख सकते हैं होमवर्क के लिए। थैंक यू वेरी मच। यह आपका गृह कार्य है जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। सुंदर राइटिंग में क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों पर, निम्नलिखित के ऊपर आपको 60 से 80 शब्दों में एक टिप्पणी लिखनी है। 60 से 80 शब्दों में इनके ऊपर लिखना है। किन किन पर? साइमन कमीशन, या इसका दूसरा नाम कह सकते हैं साइमन आयोग, इसके ऊपर आपको लिखना है। दूसरा आता है महात्मा गांधी की नमक यात्रा पर टिप्पणी लिखो, या आएगा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का वर्णन करो। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखना है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड टॉपिक कहाँ मिलेगा? मेरे पार्ट जो पहला है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर, मार्शल लो, गोलियां चला देता है, लोग मर जाते हैं, वो वाला यहाँ पर बैसाखी के दिन मेला इकट्ठा होता है जो वाला। तो ये आपको स्क्रीनशॉट के लिए मैं समय दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू।